हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जहाँ पे हम लोग रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 से डिस्कस करेंगे। इसका पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक गिवन है, आप उसके थ्रू टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पिछले वीडियो को लिंक के थ्रू आप जाके उस पर वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। आज हम कुछ नए नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ग्राफिकल मेथड भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 से। क्वेश्चन नंबर 94 ये हमारा रिलेटेड है कनेक्टेड सेट से और क्लोज सेट इन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं आर स्क्वायर पे। अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रियल पे और कुछ क्वेश्चन शायद हमने आर स्क्वायर पे भी डिस्कस किया है। जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में हम कहते हैं कोई भी सेट कनेक्टेड तब होगा रियल नंबर का जब वो इंटरवल होगा। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, अ सेट इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल, अगर वो एक इंटरवल है। और जब हम क्लोज सेट की बात करते हैं तो उसकी हर एक लिमिट पॉइंट सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए, तब हम कहते हैं कि सेट क्या है, क्लोज है। और कनेक्टेड के लिए इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। लेकिन जब हम आर स्क्वायर की बात करते हैं तो कनेक्टेड का सिंपल सा डेफिनेशन है जब हम उसके हर दो पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या है कि अ सेट इज सेड टू बी कनेक्टेड इन आर स्क्वायर इट इफ वी कनेक्ट एवरी टू पॉइंट इन दिस सेट विदाउट लाइंग आउटसाइड दिस सेट। मतलब बिना सेट के बाहर जाए अगर सेट के हर दो पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि वो सेट कैसा हो जाएगा, कनेक्टेड। और क्लोज सेट के लिए या तो हम लोग ये बता दें कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए या फिर सिंपल उसकी हर एक जो लिमिट पॉइंट है वो सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। अब पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो सिंपल हमारा क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्यू। यानी कि अगर मैं ये आर स्क्वायर ले रहा हूँ यूक्लिडियन स्पेस और इसके अंदर वो सारे ऑर्डर पेयर लेने हैं जो रैशनल होंगे। अब रैशनल होंगे तो इसका मतलब ये किस तरीके से होंगे, कुछ इस तरीके से हमारे पास पॉइंट होगा, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, ये सपोज ये ऐसे रैशनल और कुछ इस तरीके से ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। मतलब पूरे ऐसे बिखरे हुए रैशनल वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी ये सारे रैशनल पॉइंट ऐसे आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि क्या ये सेट कनेक्टेड होगा आर स्क्वायर के अंदर। तो कनेक्टेड नहीं होगा क्योंकि हर दो रैशनल को जब हम कनेक्ट करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल ये दो रैशनल नंबर है और जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो कनेक्टेड सेट के लिए क्या होता है कि मैं बिना सेट के बाहर जाए कनेक्ट करूंगा। बट ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ये मेरे सारे कैसे मेरा सेट है, लेकिन इसके बाहर का जो पॉइंट है वो हमारा सेट नहीं है। तो देयरफॉर जब भी मैं किसी दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ तो सेट के बाहर वाले पॉइंट भी उसके अंदर आ जा रहे हैं। तो देयरफॉर ये सेट कनेक्टेड नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हम रियल नंबर की बात करते हैं तो अगर मैं पूरे आर स्क्वायर को छोड़ भी दूँ, अगर मैं सपोज रियल एक्सिस को पकड़ूँ तो रियल एक्सिस के किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए मुझे किस पॉइंट के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा, इरेशनल पॉइंट होके। तो देयरफॉर इरेशनल तो हमारे अंदर सेट के अंदर है नहीं, तो देयरफॉर ये सेट क्या नहीं हो सकता, कनेक्टेड नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो इसके कॉम्प्लीमेंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि रैशनल के पॉइंट इस तरीके से होंगे। तो अगर सपोज ये इस तरीके से कुछ मेरा पॉइंट है, सपोज ये मेरा पॉइंट है रैशनल का, तो अब इसके बाहर वाले पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब जो ऑर्डर पेयर दोनों अगर पेयर रैशनल नंबर है तो इतनी स्पेस होती है कि हम हर दो इरेशनल पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि ये चीज़ रियल नंबर में पॉसिबल नहीं था, लेकिन आर स्क्वायर के अंदर ये पॉसिबल है कि जब दोनों ऑर्डर पेयर रैशनल है तो जब मैं उसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो कॉम्प्लीमेंट के हर दो पॉइंट को करना पॉसिबल है। जबकि यही चीज़ किसके अंदर पॉसिबल नहीं था, रियल नंबर के अंदर। न तो इरेशनल नंबर ना ही रैशनल, दोनों कनेक्टेड नहीं थे। अब देखो थर्ड कह रहा है कि क्या एस क्लोज होगा आर स्क्वायर के अंदर।
अब क्लोज का डेफिनेशन क्या होता है कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन होना चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट ओपन का मतलब क्या होता है, अब जैसे ये सारे मेरे पॉइंट हैं, जैसे डॉट डॉट डॉट, सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरे रैशनल नंबर है, तो जब हम किसी भी पॉइंट के अराउंड, जैसे फॉर एग्जांपल रियल नंबर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो रियल नंबर में जैसे मान लो ये दो रैशनल नंबर है और ये सपोज इसके मिडल का मैं एक ई रैशनल नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर ई रैशनल नंबर के अराउंड अगर मैं नेबरहुड ड्रॉ करूँ तो उसके अंदर रैशनल कंटेन करेंगे, तो देयरफॉर सेट के बाहर का पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इंटीरियर का डेफिनेशन क्या होता है कि उसके अराउंड में अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो उसके अंदर सिर्फ सेट के पॉइंट आने चाहिए। बट जब मैं रियल लाइन पे रैशनल को छोड़ने के बाद सिर्फ ई रैशनल नंबर ले रहा हूं, मतलब जो मेरे पॉइंट होंगे, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें सारे पॉइंट कैसे होंगे कि x 0 और ये a, और वेयर a बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, सॉरी a 0 और a बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब x एक्सिस पर सारी ये पॉइंट और ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, सेट के अंदर। तो अगर मैं इस पर कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ तो रियल एक्सिस पे अगर मैं कोई भी एक नंबर ले लूँ ई रैशनल नंबर, तो ई रैशनल नंबर के अंदर इस सेट के पॉइंट कंटेन करेंगे ही करेंगे। तो देयरफॉर ये सेट मेरा क्लोज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं। इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन होने के लिए हम लोग ओपन कब कहते हैं, जो उसके सारे पॉइंट इंटीरियर है। बट हमने देखा कि रियल एक्सिस का जब मैं इरेशनल नंबर उठा रहा हूँ, सिर्फ रियल एक्सिस, ऐसे में कोई भी अगर एक लाइन ले लूँ, उसका कोई भी इरेशनल पॉइंट ले लूँ, तो उसके अराउंड अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करूँगा तो उसमें इरेशनल कंटेन करेंगे, मतलब वो इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर इसका कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन नहीं है तो ये सेट क्या नहीं हो सकता, क्लोज नहीं हो सकता। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये बताना है कि S कॉम्प्लीमेंट अगर क्लोज है तो मुझे S को क्या बताना पड़ेगा, ओपन। अब S भी ओपन नहीं है क्योंकि सिंपल सी बात है, रैशनल के अराउंड अगर मैं कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं तो उसके अंदर इरेशनल पॉइंट कंटेन करेंगे रियल एक्सिस पे। और अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाए जो इंटीरियर नहीं है, इसका मतलब वो सेट क्या नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता। क्योंकि सेट ओपन तभी होता है जब उसका हर एक पॉइंट क्या हो, इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या, कि उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करो तो सेट के ही पॉइंट कंटेन करने चाहिए, मतलब उस एक नेबरहुड पूरी तरीके से उसी सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए, वो उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देयरफॉर ये जो सेट है एस कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड हो जाएगा, जबकि ये राइट है, बाकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी अगर आपको इंटीरियर वगैरह का देखना है तो मैंने, अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में इंटीरियर का सारा डेफिनेशन आपको बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। अब भी मैंने आपको कहा था कि इरेशनल नंबर इंटरवल नहीं है, और दूसरी बात, अगर वो इंटरवल नहीं है तो वो क्या नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता। क्योंकि ओपन होने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई इंटरवल कंटेन करना चाहिए, क्योंकि ओपन का डेफिनेशन ये होता है कि उसके हर पॉइंट इंटीरियर होनी चाहिए, और इंटीरियर के लिए एक ऐसा इंटरवल जो उस सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए, जो उस पॉइंट को भी कंटेन करे और उस सेट के अंदर भी कंटेन करना चाहिए। मतलब ओपन के लिए उसके अंदर इंटरवल एक होना चाहिए, लेकिन इरेशनल इंटरवल ही नहीं है तो ओपन नहीं हो सकता। तो अब ध्यान से देखो, कह रहा है इंटीरियर की बात कर रहा है और क्लोजर ऑफ जी की बात कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर मैं कोई भी रैशनल लूँ या इरेशनल लूँ, जब उसके अराउंड अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो हमेशा देयर एग्जिस्ट इनफाइनेटली रैशनल एज वेल एज इरेशनल बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो इरेशनल के, जैसे मैं फॉर एग्जांपल √2 ले रहा हूँ, जब मैं √2 के अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो इनफाइनेटली मैंने क्या होंगे, रैशनल होंगे, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, इंटीरियर नहीं हो गया। क्योंकि कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं वो कभी भी सेट ए के अंदर कंटेन नहीं करेगा, मतलब वो इरेशनल के अंदर कंटेन नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर रैशनल पॉइंट हमेशा कंटेन करते हैं बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर ये सेट का जो इंटीरियर है वो एम्प्टी आ जाएगा। अब बात करते हैं हम क्लोजर की। अब क्लोजर क्या होता है कि सेट के सारे पॉइंट प्लस लिमिट पॉइंट, और हमको पता है कि इरेशनल नंबर डेंस है। डेंस का मतलब क्या होता है, उसकी हर एक पॉइंट, रियल नंबर का हर एक पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है रैशनल का और इरेशनल का। अब वो क्यों,
क्योंकि लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे किसी पॉइंट को मुझे बताना है कि वो ए सेट का लिमिट पॉइंट है, ए को अगर किसी सेट का लिमिट पॉइंट बताना है तो एक नेबरहुड ड्रॉ करो और उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करने चाहिए सेट के। अब इरेशनल नंबर के अंदर आप कोई भी पॉइंट के अराउंड कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो तो आपको हमेशा इरेशनल के इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप रैशनल में भी कोई भी पॉइंट ड्रॉ, किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर आप एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हो, फिर भी आपको इरेशनल के कितने पॉइंट मिलेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट। चाहे इरेशनल नंबर उठाओ या रैशनल नंबर उठाओ, या फिर ये कह सकते हैं कि रियल नंबर के किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर आप एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हो तो उस पॉइंट में और उस नेबरहुड के अंदर हमेशा इरेशनल नंबर के पॉइंट कंटेन करेंगे। वो भी कितने कंटेन करेंगे? तो इनफाइनाइट, उसमें भी अनकाउंटेबल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के जो रियल नंबर के जो सारे पॉइंट है वो क्या है? कंडेंसेशन पॉइंट है किसके? रैशनल नंबर के। अब कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है? किसी भी पॉइंट को किसी सेट का कंडेंसेशन पॉइंट तब कहते हैं जब उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करो तो सेट के अनकाउंटेबल पॉइंट आते हैं। जबकि रैशनल में सिर्फ एक्यूमुलेशन पॉइंट होता है, जिसे हम लोग लिमिट पॉइंट कहते हैं। जबकि इरेशनल नंबर के लिए रियल के हर एक पॉइंट क्या होते हैं? कंडेंसेशन पॉइंट होते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इंटीरियर, यहाँ से आपको याद रखना है रैशनल नंबर का इंटीरियर एम्प्टी, सिमिलरली इरेशनल नंबर का इंटीरियर एम्प्टी। जबकि क्लोजर दोनों ही सेट के क्या है? रियल नंबर है, इसीलिए दोनों ही सेट क्या है? डेंस है किसके अंदर? रियल नंबर के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 96। अब ये क्वेश्चन 96 सिंपल सा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, कि वो सारे पॉइंट रियल नंबर के लिए चाहिए सच दैट कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमेशा x से ग्रेटर देन है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, कह रहा है कि रियल की वो पॉइंट उठा लो जिसमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ x से ग्रेटर हो। तो रियल की ऐसी कितनी पॉइंट है जिसमें जो ये मेरा y स्क्वायर का ग्राफ है वो इस y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ से ग्रेटर देन है। तो देखो, जब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव से लेके 0 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ हो रहा है 0 से लेके 1 तक, मतलब 1 से लेके फिर से इन्फिनिटिव तक ये पॉइंट क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जब ग्रेटर है तो हमारा x की वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से लेके इन्फिनिटी। मतलब ये वो पॉइंट है जब मतलब एक्स स्क्वायर हमेशा x से ग्रेटर देन होता है। तो देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ ग्रेटर कब होगा? 0 1 का कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि पूरे रियल नंबर में से सिर्फ 0 1 ही ऐसा है जब हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ x के ग्राफ से छोटा होता है, अदरवाइज वो हमेशा ग्रेटर देन होता है। तो उस पॉइंट को रिमूव कर देंगे। तो इसका मतलब 0 1 के कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमेशा x से ग्रेटर देन होता है। सिर्फ 0 1 के अंदर वो इक्वल या लेस देन होते हैं। तो देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरवल 0 1, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सेट अप ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू इन आर। आपको बाउंड्री पॉइंट पता होगा कि किसी भी पॉइंट को किसी सेट का बाउंड्री पॉइंट कब कहते हैं? पहला कंडीशन वो उस सेट का पॉइंट होना चाहिए जिस सेट का हम लोग बाउंड्री पॉइंट चेक कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन, उस पर खड़े होकर जब आप एक नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो हमेशा सेट के और आउटसाइड सेट के पॉइंट कंटेन करने चाहिए। अब एक बात बताओ, क्यू के अंदर अभी हम लोग क्वेश्चन बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप रैशनल नंबर के किसी भी पॉइंट पे एक नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो उसमें इरेशनल के पॉइंट आ जाएंगे। मतलब ये कि इस सेट के अंदर रैशनल भी कंटेन करेंगे, क्योंकि रियल नंबर के किसी भी पॉइंट पे आप अगर नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हो तो आपको रैशनल और इरेशनल दोनों के पॉइंट मिलेंगे। मतलब रियल का कोई भी पॉइंट है वहां पे रैशनल इरेशनल दोनों कंटेन कर रहा है। मतलब रैशनल का पॉइंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट इरेशनल, दोनों के पॉइंट है। बट बाउंड्री पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है? वो उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए।
तो देयरफॉर रैशनल नंबर के बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं? पूरे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बाउंड्री पॉइंट। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और पूछूं कि द सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट्स ऑफ क्यू इन आर, तो ये क्या कहता है? इसमें सेट में बिलोंग करे ये जरूरी नहीं है, मतलब लेकिन उस पॉइंट के अराउंड जब आप नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हो तो सेट का भी पॉइंट हो और सेट के बाहर का भी पॉइंट कंटेन करना चाहिए, तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा फ्रंटियर पॉइंट। तो जब रैशनल और इरेशनल के अगर हम बात करते हैं जब उसके फ्रंटियर पॉइंट की, तो पूरा रियल नंबर आता है, जबकि रैशनल का बाउंड्री पॉइंट क्यू और इरेशनल का बाउंड्री पॉइंट क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेम वही आता है। तो देयरफॉर रैशनल के लिए बाउंड्री पॉइंट क्या आ जाएगा? क्यू, क्योंकि सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए बाउंड्री पॉइंट, जबकि फ्रंटियर पॉइंट पे ऐसा कोई कंडीशन। अच्छा, ये क्वेश्चन लिमिट सुपेरियर जो कि सीक्वेंस में है, इसका डेफिनेशन जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग अच्छे से देखेंगे कि ये कैसे फाइंड करते हैं। फिलहाल ऐसे याद रखो, जब भी आप पे इस तरीके से आ जाए आप इसको ब्रेक कर दो इवन और ऑड में, ठीक है? तो इवन ऑड में जब आप इसको ब्रेक करोगे तो एक तो आ जाएगा -1/2 और 1/2 तो एक रिजल्ट याद रखना है, जब भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो उसका लिमिट सुपेरियर और लिमिट इंफीरियर इक्वल होगा। अब सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है? तो एक रिजल्ट हमको ये भी पता है कि अगर उसकी कोई दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मतलब दोनों सीक्वेंस सेट के हर एक सीक्वेंस के हर एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं, जैसे इवन और ऑड। अब ये इवन और ऑड क्या करते हैं? सीक्वेंस के हर एक पॉइंट को कवर करते हैं और दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं, दोनों कन्वर्ज होने चाहिए, वो भी सेम लिमिट पे। तो दोनों ही कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं? 0 पे। इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो लिमिट सुपेरियर, लिमिट इंफेरियर और लिमिट जो होता है वो तीनों इक्वल हो जाते हैं। तो देयरफॉर लिमिट सुपेरियर हो चाहे लिमिट इंफेरियर हो चाहे लिमिट हो, वो तीनों आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है? सिंपल 0 आंसर आएगा इसका लिमिट सुपेरियर। बाकी इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफेरियर देखेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, A1 A2 A3 हर एक सीक्वेंस का हम लोग पहले सुप्रीमम फाइंड करते हैं और उसके बाद पूरे सुप्रीमम के कलेक्शन में से हम लोग उसका इन्फीमम कैलकुलेट करते हैं, उसे कहते हैं लिमिट सुपेरियर। उसे हम लोग डिटेल में आगे जब हम लोग लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफेरियर सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे तब इसको हम लोग डिटेल में वहाँ पे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि कैंटर सेट के बारे में। तो S be the set of all the number of the form ak upon 3k where ak is equal to 0 और 2, 0 और 2, 0 1 2 कहता तो इसका मतलब क्या है कि 0 1 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके मिडल पार्ट्स को मैं रिमूव करूं हर बार, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक इंटरवल ले रहा हूं 0 to 1, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं और इसके मिडल पार्ट्स को रिमूव कर दूं तो 1/3 2/3। तो अगर मैं 1/3 और 2/3 को रिमूव कर दूं तो जो बचा हुआ पार्ट्स रहेगा, मैं सपोज इसको बोल देता हूं B1, तो B1 क्या हो जाएगा मेरा 0 से लेके 1/3 यूनियन 2/3 से लेके 1 तक। फिर इसी को मैं क्या करूंगा B2, अब जो मैंने 0 1/3 है और यहाँ से 2/3 से लेके 3 तक, फिर से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और इसके मिडल पार्ट्स को मैं फिर से यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। तो इस तरीके के जितने भी कलेक्शन होंगे उन सारे कलेक्शन को जब मैं आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लूंगा तो उसे हम लोग कहते हैं कैंटर सेट। मतलब क्या करना है, आपको पहले 0 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मिडल पार्ट को रिमूव कर दो, 3 इक्वल पार्ट्स में, तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके मिडल के पार्ट्स को रिमूव करना, यानी कि ओपन इंटरवल 1/3 से लेके ओपन इंटरवल 2/3 तक को रिमूव करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से जो बचा हुआ पार्ट है फिर से उसको 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे और उसके मिडल पार्ट्स को रिमूव करोगे। और जो हम लोग हर बार, जैसे मैं अगर एक सीक्वेंस बनाऊं B1 B2 B3 B4 और हर बार उसके मिडल पार्ट्स को क्या कर रहा हूं, मैं रिमूव कर रहा हूं, तो जो मैं B1 B2 B3 डिफाइन कर रहा हूं वो कैसे हैं, सारे के सारे क्लोज सेट है। और उसी में से मैं अगर ऐसे सारे क्लोज सेट का आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लूंगा तो वो भी कैसा आता है, क्लोज सेट आता है। क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज,
तो यहाँ से एक पॉइंट तो क्लियर आ गया कि जो कैंटर सेट होता है वो काउंटेबल, अरे सॉरी, कैंटर सेट कैसा होता है, क्लोज होता है। अनकाउंटेबल भी होता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इस चीज को मैं अगर डिफाइन करूं तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, 0x1 x2 सॉल्व अप टू इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से मैं अगर इस सेट को डिफाइन कर रहा हूँ, 0.x1 x2 सॉल्व अप टू दैट दैट डॉट डॉट डॉट। अब हर एक x के पास ऑप्शन क्या है, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि a1 में तो 0.a1 a2 a3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो हर एक ai के पास ऑप्शन है 0 और 2। तो ऐसे इसके पास कितने ऑप्शन है, 2, इसके पास कितने ऑप्शन है, 2, इसके पास कितने ऑप्शन है, 2, ऐसे कितने टाइम्स, अलिफ नॉट टाइम्स, तो 2 अलिफ नॉट, ये कितना हो जाता है, सी। तो इसीलिए कैंटर सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एस काउंटेबल होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि एस कैसा होता है, अनकाउंटेबल। सेकेंड कह रहा है एस डेंस होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं कह रहा हूँ कि 0 1 में से मैं मिडल पार्ट्स को रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मिडल पार्ट्स को रिमूव कर दे रहा हूँ, तो एक तो मैं यहीं से कह सकता हूं ये कभी डेंस नहीं हो सकता, क्योंकि डेंस का मतलब क्या होता है कि ये पूरा रियल नंबर, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 0 1 की बात कर रहा हूं, तो मान लेता हूं मेरा पूरा सेट 0 1 है, पूरे रियल नंबर को साइड में रखो, फॉर एग्जांपल रियल को साइड में रख के हम लोग सिर्फ 0 को मान लेते हैं पूरा रियल नंबर। तो 0 1 में से हम मिडल पार्ट्स को जब रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे कि जिनके नेबरहुड के अंदर सेट का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा। जबकि डेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि आप कोई भी पॉइंट ले लो रियल नंबर का, उसके अराउंड अगर एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हो तो सेट का पॉइंट आना चाहिए। एक तो ये है, या तो फिर ये प्रूव कर दो कि इसके क्लोजर का इंटीरियर क्या आता है, पूरा एम्प्टी आता है, उससे भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो जब अगर आप इसका इंटीरियर निकालोगे, तो जब भी आप इंटीरियर निकालोगे तो आप किसी भी पॉइंट पे, ये एक ऐसा सेट है जो अनकाउंटेबल है, और जब आप इसके किसी भी पॉइंट के अराउंड जब आप नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो सेट के पॉइंट के बाहर का भी पॉइंट कंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ उसके मिडल पार्ट को रिमूव कर दे रहा हूँ, फिर जितने भी पार्ट मिल रहे हैं हर बार मिडल पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ, तो यानी कि आपको अलग अलग टर्म्स में इसकी वैल्यू मिलेगी। जब आप उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो आपको इसके आउटसाइड मतलब बाहर के सेट के पॉइंट मिलेंगे। तो इसका इंटीरियर एम्प्टी है और क्लोज सेट है। अब जैसे ए सेट क्लोज है, तो क्लोज है तो इसका मतलब ए क्लोजर ए के इक्वल आ जाएगा। तो ए का इंटीरियर निकालो या ए क्लोजर का इंटीरियर निकालो, तो ए का इंटीरियर अगर एम्प्टी है तो ए क्लोजर का भी इंटीरियर क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो देयरफॉर एस इज अ नोवेयर डेंस, ये कहीं भी डेंस नहीं है। इससे आपको ये क्लियर होगा। ये रिजल्ट हम आगे भी यूज करेंगे, इसके लिए बता रहा हूं कि नोवेयर डेंस कब होता है, जब उसका क्लोजर क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए। किसी भी सेट का क्लोजर एम्प्टी है दैट मीन्स वो सेट कैसा है, नोवेयर डेंस है। अब ये कह रहा है ये भी हट गया, ये भी हट गया, एस क्लोज है, अभी हमने प्रूव किया। अब लास्ट में डी देखो, कह रहा है एस जो है वो 0 1 के इक्वल होगा, तो 0 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर यहीं पे 0 2 के प्लेस पे और मैं 1 भी लिख दूं तब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 1, अदरवाइज ये 0 1 के इक्वल नहीं होगा। और तब अपने अंदर किसी इंटरवल को भी कंटेन करेगा, बाकी ये सेट किसी भी इंटरवल को अपने अंदर कंटेन नहीं करता है, इसीलिए ये सेट ओपन भी नहीं है और इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर भी नहीं है। इंटीरियर एम्प्टी होने का रीजन भी यही है क्योंकि ये अपने अंदर कोई इंटरवल कंटेन नहीं कर रहा है। जबकि जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसमें 0 1 2 3 4 सारे पॉइंट थे, इसके लिए वो अपने अंदर क्या कंटेन कर रहा था, एक ओपन इंटरवल को कंटेन कर रहा था। अब ये देखो 100 क्वेश्चन है, हाउ मेनी सबसेट्स ए ऑफ 1 2 3 4, मतलब एक सेट गिवन है ए 1 2 3 4, उसके ऐसे कितने सबसेट सेलेक्ट कर सकता हूं कि ये जो हमारे पास एक कुछ गिवन है इसके पास सिर्फ एक ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, पहले तो इस चीज को अच्छे से समझो। ये कह रहा है एक बार 1 2 के साथ यूनियन ले रहा है, माइनस एक बार ए के 1 2 के साथ इंटरसेक्शन ले रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं 1 2 को बी ले लेता हूं, मतलब ये कह रहा है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और नहीं बल्कि सिमेट्रिक डिफरेंस है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, मतलब ए का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है 1 2 के साथ, और ये आंसर हमेशा कितना आना चाहिए, एक सिंगलटन पॉइंट आना चाहिए।
तो एक काम करते हैं, इसको डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, सिमेट्रिक डिफरेंस के एलिमेंट कहां से होंगे, या तो यहां से होंगे या तो यहां से होंगे, ठीक है। और बी के पास कितने एलिमेंट है, 1 2, ये हमको पता है कि बी के पास कितने एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है। अब ध्यान से सुनो, 1 2 के मेरे पास कितने चॉइसेस होंगे, या तो मैं दोनों 1 2 को यहां लिख दूं, बट वो केस तो हट गया, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस के पास सिर्फ एक एलिमेंट होंगे, तो दोनों को यहां रख दूंगा, वो केस तो हट गया। तो अब क्या होगा, या तो मैं 1 2 को यहां लिख दूं, या फिर एक एलिमेंट को यहां लिखूं, एक एलिमेंट को यहां लिखूं, ठीक है। तो तीनों केस को एक एक बार देखते हैं। सपोज मैं 1 को यहां रख रहा हूं, 2 को यहां रख रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, एक एलिमेंट तो आ गया ना सिमेट्रिक डिफरेंस में, तो अब ए के पास यहां कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब एक तो ये हो गया कि ए सेट को मैं क्या ले सकता हूं, 1, या फिर ये कह सकते हैं एक सबसेट ले लेता हूं A1 जिसके पास कितना एलिमेंट होगा, 1। एक तो ये एक का सबसेट सेलेक्ट कर सकता हूं 1, जिसके साथ जब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस लूंगा 1 2 के साथ, अब सीधी सी बात है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हो, 1 का सिमेट्रिक डिफरेंस 1 2 के साथ, 1 में से 1 2 माइनस कर दो, तो जब 1 में से 1 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, एम्प्टी यूनियन। 1 2 में से, और 1 2 में से 1 को माइनस कर दो तो 2, तो एम्प्टी और 2 का यूनियन क्या होगा, सिर्फ 2 आएगा। मतलब देयरफॉर, या फिर डायरेक्ट हमको डायग्राम से भी दिख रहा है कि 2 सिमेट्रिक डिफरेंस में आ रहा है। यहां पे भी पुट करके आप चेक कर सकते हो कि सिर्फ एक सिंगलटन पॉइंट है। या तो मैं 2 को यहां लिख सकता हूं, या तो 1 को यहां लिख सकता हूं। अब फिर से एक पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट नहीं लिख सकता हूँ। मतलब A2 अगर मैं सबसेट सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2। थर्ड केस, अब थर्ड केस में मैं दोनों पॉइंट को यहां लिख दूं। अब इसमें मुझे क्या लिखना है, सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखना है। तो एक काम करता हूं, मैं एक बार लिख सकता हूं 3, तो मतलब A3 मैं एक सबसेट सेलेक्ट कर सकता हूं जिसके पास एलिमेंट कितने होंगे, 3, सॉरी हाँ, एक सबसेट सेलेक्ट कर सकता हूं 3, नहीं ए ही बना ना, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे A3 क्या सेलेक्ट कर सकता हूं मैं, A3 को 1, यहाँ पे 1 2 है ना, तो यहाँ पे 3, तो 1 2 3, और एक बार A4 सेलेक्ट कर सकता हूं मैं, 3 को रिप्लेस कर सकता हूं 4 से, तो मतलब A4 के पास कितने आ जाएंगे, 1 2 4। और आप चेक कर सकते हो कि सिमेट्रिक डिफरेंस में हर बार कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4 एलिमेंट। तो यानी कि ऐसे 4 चॉइसेस होंगे, सबसेट में सेलेक्ट कर सकता हूं ए के, सच दैट उनका इंटरसेक्शन, उनका सिमेट्रिक डिफरेंस 1 2 के साथ हमेशा कितना आएगा, एक सिंगलटन पॉइंट। तो वो कौन कौन से सेट है, एक बार हम ले रहे हैं 1, या आप लिख सकते हो 2, या आप लिख सकते हो 1 2 3, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 2 4। तो ये 4 ऐसे सबसेट है ए का जिनका 1 2 के साथ, अगर मैं 1 2 के साथ जब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस लूंगा या फिर उनके यूनियन लेके माइनस कर दूं इंटरसेक्शन, तो ये हमेशा आंसर कितना आएगा, एक सिंगलटन पॉइंट आएगा। 1 के साथ लेंगे तो 2 आ रहा है, 2 के साथ ले रहे तो 1 आ रहा है, और जब हम 1 2 3 के साथ ले रहे हैं तो हमारे पास 3 आ रहा है, और 1 2 4 के साथ ले रहे हैं तो 4 आ रहा है। ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट, मतलब ये भी पता चल गया कि सिमेट्रिक डिफरेंस में हम सारे पॉइंट को ला सकते हैं, 1 को भी लेके आ सकते हैं, 2 को भी लेके आ सकते हैं, 3 को भी लेके आ सकते हो। तो टोटल कितने आ गए, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। ये एक ऐसा एग्जांपल है, m+n√2। देखने में आपको लग रहा होगा कि mn और ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये डेंस नहीं हो सकता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल कह सकते हैं कि mn अगर इंटीजर को भी बिलोंग कर रहा है तो भी m+n√2 ये किसको बिलोंग, ये जो है ये सेट डेंस होता है। ये डेंस पे क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि m+n√2 ये डेंस सेट है। अच्छा, एक चीज मैंने और आपको कहा था कि m कि अगर दो सेट क्लोज हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका समेशन भी क्या होगा, हमेशा क्लोज सेट होगा। तो ये भी एक एग्जांपल है, एक सेट को ले लूं m,
और एक सेट को ले लूँ n, ठीक है, एक सेट को m ले लूँ और एक सेट को n ले लूँ, दोनों कैसे क्लोज हैं, लेकिन अगर आप उनका सम लोगे तो m प्लस n रूट 2 आ जाता है, तो दोनों का सम क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि m, देखो m अगर मैं सिंपल m ले रहा हूँ तो भी क्लोज है, n रूट 2 ले रहा हूँ तो भी क्लोज है, लेकिन अगर दोनों का मैं समेशन ले लूंगा तो m प्लस n रूट 2 आ रहा है, तो ये डेंस है। डेंस है मतलब इसके रियल के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, मतलब रियल के हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब हर एक पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट है तो वो तो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डेंस सेट है, पूरा रियल नंबर की इक्वल नहीं बट डेंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रियल, अरे कि इसका हर लिमिट पॉइंट इस सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर ये सेट क्लोज नहीं है। तो ये भी एक एग्जांपल है रियल नंबर के अंदर कि दो क्लोज सेट का सम जरूरी नहीं है कि वो क्लोज होगा। हमने एक अलग एग्जांपल लिया था बट ये भी एक एग्जांपल है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको इसको प्रूव करना है तो सिंपल तो नहीं बोल सकते, काफी अच्छा खासा प्रूफ है इसका। इसमें हम लोग इन्फीमम का यूज करते हैं। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन आपको इस तरीके से करना होगा। आपको पता है डेंस कब होता है? डेंस का मतलब ये कि रियल नंबर का कोई भी पॉइंट, जैसे मैं रियल नंबर है कोई भी पॉइंट उठा लूँ तो इस नेबरहुड के अंदर जो पॉइंट आएंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, ए के अंदर। कोई भी नेबरहुड ले लूँ, रियल नंबर का कोई भी पॉइंट ले लूँ, इस नेबरहुड के अंदर ऐसा पॉइंट आएगा जो किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा। इसको कॉन्ट्रेडिक्शन का यूज करके पूरा प्रूफ कॉन्ट्रेडिक्शन के बेसिस पे। कॉन्ट्रेडिक्शन ऐसे करते हैं कि पहले तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये डेंस नहीं है। डेंस नहीं है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब रियल नंबर के पास एक तो ऐसी पॉइंट होगी जिसके नेबरहुड में कोई भी सेट का पॉइंट नहीं होगा। तो एक हम लोग क्या काम करते हैं, जीरो को ही मान लेते हैं कि जीरो के अराउंड अगर मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो उसमें जीरो को रिमूव कर देंगे, मतलब सेट के जीरो पॉइंट को रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर उसी सेट का पॉइंट ले रहा हूं तो वो पॉइंट तो कंटेन हमेशा करेगा। तो एक मान लेते हैं उस पॉइंट को अगर मैं स्किप कर दूं और मैं ये मान के चलता हूं कि जीरो के अराउंड जब मैं एक एप्सिलॉन नेबरहुड ले रहा हूं तो सेट का कोई भी पॉइंट उसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जीरो और एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, ऐसा एक एप्सिलॉन होगा कि जीरो के अराउंड अगर मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो सेट के कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रहे, ठीक, और एक भी पॉइंट मिल गया मतलब वो डेंस नहीं होगा। अब थोड़ा ध्यान सुनो, तो ऐसे ही हम हर एक पॉइंट के लिए चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है। एक अल्फा डिफाइन करते हैं कि अल्फा जो है सेट का इन्फिमम पॉइंट होगा, मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटिव, और सेट की मतलब इन्फिमम ऑफ सेट इंटरसेक्शन जीरो टू इन्फिनिटिव, मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटिव के बीच में जितने भी सेट होंगे उनके इन्फिमम पॉइंट को मैं ले लूंगा अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इन्फिमम पॉइंट है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि अल्फा जो है वो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। पहला क्लेम हम ये करते हैं कि अल्फा सेट के अंदर बिलोंग करेगा, और इसको हम लोग प्रूव क्या करते हैं, सिंपल इन्फिमम का डेफिनेशन यूज करते हैं कि एक सेट ऐसा डिफाइन कर देते हैं कि जो ये अल्फा है, अल्फा से छोटा एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जो इन्फिमम हो जाता है। तो ये तो मतलब इससे छोटा, मतलब अल्फा से छोटा सेट का पॉइंट मिल जाना, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर अल्फा इन्फिमम है तो अगर आप कोई भी पॉइंट सेट का लोगे तो वो इससे ग्रेटर होगा, बट इससे छोटा भी एक क्या मिल जाता है हमको, सेट का पॉइंट मिल जाता है, जो कि कॉन्ट्रेडिक्शन। तो उससे हम ये प्रूव कर लेते हैं कि अल्फा क्या आ जाएगा, बिलोंग करता है। कॉन्ट्रेडिक्शन से प्रूव करते हैं कि सपोज पॉसिबल अल्फा नहीं बिलोंग कर रहा है, उसके बाद हम लोग एक ऐसा एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं जो इससे छोटा है और वो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रेडिक्शन हो जाता है क्योंकि ये इन्फिमम ऐसा है, तो इसका मतलब अल्फा बिलोंग कर गया। उसके बाद भी फिर सेम इसी तरीके का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहां पे थोड़ा क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करते हैं और डिफाइन करते हैं एक नंबर n, ठीक है, n का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि मतलब ये प्रूव करते हैं कि सेट का कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, अगर s बिलोंग कर रहा है s इंटरसेक्शन जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब जीरो से इन्फिनिटी और सेट के बीच का कोई भी पॉइंट अगर मैं s को बिलोंग करूं तो s हमेशा किसका मल्टीपल हो जाता है, n अल्फा का। और n का जो कंस्ट्रक्शन है, और n को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, n इज इक्वल टू
एस बाय अल्फा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं, वेर एस क्या है, कोई भी पॉइंट है सेट का 0 से इन्फिनिटी के बीच में, और अल्फा तो हमको पता ही है, हमने सुप्रीमम सेलेक्ट किया था। उसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं कि ये जो एस की वैल्यू है वो किसके बीच में होगी, एन अल्फा, और उसके बाद n+1 अल्फा। उसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट यूज करके हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन पे आ जाते हैं कि n माइनस कि जो s माइनस एन अल्फा ये सेट को बिलोंग कर रहा है। अब ये सेट को बिलोंग भी कर रहा है और अल्फा भी बिलोंग कर रहा है, और ये अल्फा से छोटा भी है। अगर ये अल्फा से छोटा है, अगर कोई वैल्यू मैं बोल रहा हूँ अल्फा से छोटा है और वो सेट के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, और मुझे पता है कि 0 और अल्फा के बीच में, क्योंकि कुछ इस तरीके का है कि ये 0 है, यहाँ पे कहीं मेरा एप्सिलॉन है, यहाँ पे कहीं मेरा अल्फा है, जो कि सेट का सबसे इन्फिमम पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूँ इससे छोटा अगर कोई पॉइंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो सिर्फ 0 ही है, क्योंकि 0 सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट 0 को हम लोग छोड़ के ये देख रहे हैं कि क्या सेट का कोई और पॉइंट कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि वो फिर 0 आ जाता है। तो उससे हम लोग ये प्रूव कर लेते हैं कि s जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल आ जाता है अल्फा का, वेयर अल्फा इज अ इन्फिमम ऑफ s इंटरसेक्शन 0 टू इन्फिनिटी। और उसके बाद हम लोग सिंपल एक चीज प्रूव कर लेते हैं कि अगर हर एक एलिमेंट 1 बिलोंग कर रहा है a के अंदर, √2 बिलोंग कर रहा है a के अंदर, इसका मतलब ये हो गया कि मैं 1 को लिख सकता हूँ कुछ n अल्फा, ऐसे ही मैं √2 को लिख सकता हूँ कुछ m अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैंसल n बाय m, वेर n m क्या कुछ इंटीजर होगा, तो ये किसको बिलोंग करेगा, सिंपल q को बिलोंग करेगा। तो 1/√2 कभी भी n बाय m के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने क्लेम किया था कि ये डेंस नहीं है, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्ट आ जाएगा। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो m+n√2 होगा ये क्या है, ये डेंस सेट होता है। इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन इसमें करना होता है और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करते हैं, और इन्फिमम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है नीट के एग्जाम में, कि सिर्फ ये सेट आपको रिटेन करके रखना है कि ये अगर आपके सामने दिख रहा है तो आपको याद रखना है ये एवरीवेयर डेंस है इन आर के अंदर। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ए इज अ डेंस इन आर, तो ये भी हट जाएगा। कह रहा है ए के पास सिर्फ काउंटेबली मेनी लिमिट पॉइंट इन आर, नहीं, क्योंकि पूरा रियल नंबर ही लिमिट पॉइंट है, नो लिमिट पॉइंट, ये भी रॉन्ग। कह रहा सिर्फ इरेशनल नंबर, तो ऐसा नहीं है, चाहे रैशनल उठा लो या इरेशनल उठा लो, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो क्या है, m+n√2 का लिमिट पॉइंट है, यानी कि ये जो सेट है ये डेंस होता है। अब ये देखो, ये एक सेट दिया हुआ है और x बार उसका क्लोजर है, x बार क्लोजर है, इसका मतलब ये सेट प्लस उसका लिमिट पॉइंट। तो देयरफॉर मतलब x यूनियन 0, सेट और लिमिट पॉइंट 0। अब ये कह रहा है कि क्लोजर में से अगर मैं x को माइनस कर दूं तो ये माइनस हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, सिंगलटन 0। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन राइट है। ये कह रहा है सिंगल पॉइंट, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि ओपन होगा, तो 0 सेट ओपन नहीं होता क्योंकि फाइनाइट सेट है, अपने अंदर इंटरवल कंटेन नहीं कर रहा है, तो ओपन सेट पॉसिबल ही नहीं है। इनफाइनाइट होगा बट नॉट ओपन इन आर, इनफाइनाइट नहीं है क्योंकि ये सिंगलटन सेट है, मतलब फाइनाइट है। लास्ट में कह रहा है एम्प्टी, तो एम्प्टी भी नहीं होगा, सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है। कह रहा है एक्स वाई वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे आर स्क्वायर के अंदर जो एक लाइन है, और उसमें से 0 को माइनस, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ले लेता हूँ, फैमिली ऑफ लाइन लेना है, एक ही क्वेश्चन इसमें से राइट होंगे। तो मैं अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक लाइन ले रहा हूँ और इसमें से ओरिजिन को रिमूव कर देना है, ठीक है, ओरिजिन को रिमूव कर दो, और सपोज ये y = x ले रहा हूँ, ऐसे y = 2x, y = 3x, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पूरी फैमिली ले सकते हैं लाइन की, बट उसमें 0 को रिमूव कर देंगे। कह रहे हैं ये ओपन होगा, तो ओपन तो नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हो तो आपको सेट के बाहर के पॉइंट मिलेंगे, यानी कि पूरी तरीके से वो सेट के अंदर कंटेन नहीं करेगा, तो ओपन हट गया। क्लोज की बात नहीं, क्लोज इसके लिए नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हो ये जो है ये लिमिट पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 0 नहीं है, अगर मैं ओरिजिन के अराउंड अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, मतलब ये लिमिट पॉइंट हो गया, बट 0 सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है,
तो देयरफॉर इसकी लिमिट पॉइंट सेट के अंदर नहीं है, मतलब क्लोज भी हट गया। कनेक्टेड भी नहीं होगा क्योंकि जीरो की वजह से इसके हर दो पॉइंट को हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जीरो से पास होके जाना पड़ेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स है, मतलब जो भी लाइन जाएगी सब ओरिजिन से जाएगी, और अगर मैं ओरिजिन को ही हटा दूं तो उसके हर दो पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर सकते। या फिर आप क्या कर सकते हो, मैं ए को, आपको पता है कि किसी भी सेट को कनेक्टेड कब कहते हैं, जब हम उसको किसी भी दो डिसजॉइंट सेट में, मतलब यूनियन ऑफ टू, अरे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कनेक्टेड कब होता है कि जब इंटरवल होगा रियल नंबर के अंदर, और अगर हम बात करते हैं आर स्क्वायर के अंदर, जब उसके हर दो पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और एक डेफिनेशन है जैसे डिसकनेक्टेड, इसको प्रूव कर दो डिसकनेक्टेड होगा, और डिसकनेक्टेड का डेफिनेशन क्या है, ऐसे दो ओपन डिसजॉइंट सेट एग्जिस्ट हो जानी चाहिए। तो क्लियरली मैं इसको लिख सकता हूं यूनियन ऑफ टू ओपन डिसजॉइंट सबसेट, या फिर दो डिसजॉइंट सेपरेटेड सेट से मैं इसको लिख सकता हूं। अब यहां पे क्या लिख दूंगा, वो सारे ऑर्डर पेयर एक्स एम एक्स सच दैट कि x ग्रेटर देन जीरो होंगे, और यहां पे लिख देता हूं एक सेट एक्स एम एक्स सच दैट x इज लेस देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो के लिए मतलब यहां के सारे पॉइंट आ जाएंगे, लेस देन जीरो के लिए यहां के सारे पॉइंट आ जाएंगे, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा और दोनों ओपन भी है, तो देयरफॉर, क्योंकि जीरो को तो मैंने रिमूव कर दिया, तो देयरफॉर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दो ओपन डिसजॉइंट सेट के यूनियन में लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर ये कैसा हो गया, डिसजॉइंट हो गया या फिर डिसकनेक्टेड हो गया, यानी कि कनेक्टेड नहीं है। तो देयरफॉर ये जो सेट है ये कैसा आ जाएगा हमारे पास, कनेक्टेड भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है, ओपन भी नहीं है। अब सीधी सी बात है, डेंस हो नहीं सकता। डेंस इसके लिए नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी पॉइंट के अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं तो उसका इंटीरियर नहीं है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसका क्लोजर ले लूं तो क्लोजर क्या आएगा इसका, क्लोजर की मैं अगर बात करूं तो क्लोजर के अंदर ए यूनियन 0 0, ये पूरा क्लोजर आ जाएगा। और जब मैं इसका क्या ले रहा हूं, जब मैं इसका इंटीरियर लूंगा तो ए का इंटीरियर एम्प्टी और जीरो का भी इंटीरियर एम्प्टी, तो यानी कि एम्प्टी है, तो देयरफॉर इसका क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी होने की वजह से ये कहीं भी डेंस नहीं है, तो देयरफॉर ए सेट इज नोवेयर डेंस, यानी कि कहीं भी डेंस नहीं है। तो देयरफॉर ये हमारा सेट क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है NBHM 2005 का। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर कल के वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग रियल एनालिसिस का डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।